चलिए देखिए, आप लोगों ने प्लस और माइनस प्लस माइनस आवेश, अभी उस क्लास में प्लस माइनस आवेश पढ़ा के आ रहे हैं ना, तो वही दिमाग में बैठा हुआ है। आप लोगों ने त्रुटि का अवकलन पढ़ लिया। त्रुटि का आप लोग कैसे गणना करोगे? अब अभी शांत हो जाइए, नहीं तो फिर जो है फिर कभी ना बोल पाएंगे, मुँह में फोड़ डालेंगे। बोलोगे तुम लोग? हाँ तो कुछ भी रख रहे थे, अब मत बोलिएगा, ठीक है? चलिए देखिए, सार्थक अंक जो है, अब इसमें आपको आगे जो है सार्थक अंक पढ़ना है, और उसके बाद जो है कोटिमान, ये दो चीजें पढ़नी है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग डालिए सार्थक अंक। सार्थक अंक हाँ, सार्थक अंक, ओ हेडिंग डालिए। हाँ, हेडिंग डाल, सार्थक अंक हेडिंग डाले हो ना, लिख लो। किसी राशि की माप में, किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। देखिए, किसी भी मापन का जो है लिखना मतलब यहां तक लिखिए, सार्थक अंक कहते हैं। देखिए, किसी भी मापन में जो अंतिम अंक होता है आपका, वो आपका संदिग्ध अंक कहलाता है। जैसे 5.67 मीटर नापे हैं, ये जो 7 है आपका क्या कहलाएगा? संदिग्ध अंक। और इसके पहले के जो ये नाप है आपके, ये पूरे के पूरे जो है क्या कहलाते हैं आपके? सार्थक अंक। सार्थक अंक नहीं, शुद्ध क्या बोलोगे? यथार्थ अंक। यथार्थ अंक और एक संदिग्ध अंक को मिलाकर के क्या बोलेंगे हम? सार्थक अंक। ये संदिग्ध क्यों होता है? आप लोगों ने 6, 7, 8 में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो वहां पे राउंड ऑफ पढ़ा होगा। राउंड ऑफ पढ़ा है? राउंड ऑफ का रूल ये है कि जैसे 5.67342 ऐसे कुछ करके बहुत सारा बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? आपको दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट तक ही आंसर लिखना है, समझ रहे ना? दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट तक ही आंसर लिखना है, बाकी सबको क्या कर देना है? हटा देना है। उस हटाने की प्रक्रिया को ही हम राउंड ऑफ बोलते हैं। जहां से आप हटाते हैं, यदि वो 5 या किससे हो, 5 से ज्यादा हो, उसके पहले 1 जोड़ देंगे, है ना? और उसके बाद हम उसको हटा देंगे। परंतु यदि 5 से कम है तो बिना जोड़े ही हटा देंगे। तो ये वैल्यू आई आपकी 5.67। तो अंतिम अंक संदिग्ध अंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बाद भी अगर कोई वैल्यू रही थी तो उसको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया। तो वास्तविक यथार्थ अंक थोड़ी ना हमारा अंतिम अंक। अंतिम अंक हमारा तो इस तरीके से 2 पहुंचता ना, बोलो। तो इसके पहले इतने डिजिट को हमने छोड़ दिया, इसलिए ये क्या है आपका? संदिग्ध अंक। अब ये 5.67932 होता, तो यहां तक हम जोड़ते तो ये कितना हो जाता? 5.6। तभी ये संदिग्ध अंक हो गया कि नहीं? बोलो, यहाँ 7 था, अभी ये 8 हो गया। समझ में आ रहा है हमारी बात? तो इसलिए अंतिम अंक कौन सा अंक होता है? संदिग्ध। और उसके पहले कौन से सारे अंक होते हैं? यथार्थ।
इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या अंक हो जाता है? सार्थक। ठीक है, अब सार्थक अंक की गणना कैसे करेंगे ये बताते हैं आप लोगों को। सार्थक अंक ज्ञात करना हो कि कितने सार्थक अंक है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, किसी नंबर के बाद जो क्या कहते हैं, नंबर के पहले जो जीरो होते हैं वो हमारे सार्थक अंक नहीं होते। जैसे एक के पहले हम जीरो जितना भी चाहे लगा लें वो क्या होते हैं? आपके सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य के पहले के शून्य सार्थक नहीं होते। ठीक ना, मतलब अगर ये लिखा गया है 056 तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 2 केवल, 0 नहीं। ठीक है, बात समझेंगे? उसके बाद दूसरा है अशून्य। अशून्य मतलब जिसका मान शून्य ना हो। अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक नहीं होते, सार्थक नहीं होते। जैसे 1000 में कितने सार्थक अंक है? केवल एक। कौन सा? ये। बाकी सब सार्थक नहीं है। समझे ना? क्लियर हुआ? ये आपका मान लीजिए 25,000 लिखा गया है, तभी इसमें कितने सार्थक अंक आएंगे? अशून्य अंक के बाद के जो शून्य आएंगे वो सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे वो इस रूल में आप पढ़ेंगे तीसरे में। 10 की घात में व्यक्त मान सार्थक नहीं होता है ना। मतलब अगर हम 1 गुणे 10 की घात 5 कह रहे हैं तो ये आपका सार्थक नहीं है। केवल कौन है सार्थक? एक। इसमें कितने सार्थक अंक है? अच्छा, 1000 की बात हो रही थी तो 1000 को तो आप ये लिखते हैं ना 1 गुणे 10 की घात, तो नहीं है सार्थक। इसलिए बोला गया कि किसी जो है अशून्य अंक के बाद के जो शून्य होंगे वो सार्थक नहीं होंगे, क्योंकि उनको 10 की घात में व्यक्त किया जा सकता है। 10 की घात में व्यक्त मान सार्थक अंक नहीं होता, वो कोटि मान होता है। क्या होता है? कोटि मान। उसको इसी की बात पढ़ाएंगे। ठीक है, 3 रूल तक समझ में आ गया आप लोगों को? चौथा रूल पढ़ते हैं हम लोग। दो अशून्य अंकों के बीच का शून्य सार्थक होता है। ठीक है, सार्थक होता है। जैसे 2021 में कितने सार्थक अंक हैं? 4। ये 2 अशून्य है, ये भी 2 अशून्य है। अशून्य समझ रहे हैं ना? 2 अशून्य के बीच का जो शून्य होगा वो सार्थक अंक गिना जाएगा। कितने सार्थक अंक होंगे? 1006 में कितने होंगे? 4। समझ में आ गया? चलिए, फिर उसके बाद 5वां देखिएगा। दशमलव के पहले, दशमलव समझ रहे हैं ना? दशमलव के पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव के बाद और अशून्य अंक के पहले के सभी शून्य सार्थक नहीं होते, सार्थक। ठीक है, जैसे अभी ये लिखा हो 0.0005, दशमलव के पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो, नहीं है, दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद और अशून्य अंक के पहले जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक, यानी इसमें कितने सार्थक अंक हैं? केवल 5, है ना? बात समझे नहीं? तो ये आपका हो गया 0.003 में कितने सार्थक अंक? 1। ये भी समझ में आ गया? ये रूल समझ में आया? दूसरा देखते हैं। दशमलव के पहले यदि अशून्य हो तो उसके बाद आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। ठीक है, आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। समझे ना?
तो जैसे ये बताया हमने, अभी 1.003 लिखा गया हो तो कितने सार्थक हो जाएंगे? जैसे दशमलव के पहले शून्य आ गया ना, इसके पहले जितने भी जीरो आएंगे क्या हो जाएंगे? समझे ना? इस वाले में एक रूल और था, परंतु अशून्य के बाद के शून्य, अशून्य के बाद के शून्य सार्थक होंगे। ठीक है, जैसे अभी ये लिखा होता 0.00050, तो यहां तक तो ये सार्थक नहीं है, लेकिन इस अशून्य के बाद जो जीरो लिखा गया है वो सार्थक है, यानी इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 2 अंक सार्थक होंगे। ठीक है, इसमें एक नियम और लगता है, दशमलव के पहले यदि कोई अशून्य नहीं होगा तो उसके बाद अशून्य अंक के पहले जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक नहीं होंगे, लेकिन अशून्य के बाद जो शून्य होगा वो सार्थक होगा। ठीक है, लेकिन ये दशमलव वाले नियम है, नहीं तो अशून्य के बाद कोई भी शून्य सार्थक नहीं होता। अगर दशमलव ना लगा हो तो समझ में आया ना? पांचवा ये छठवां भी समझ में आ गया। बस इतने रूल हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? सार्थक अंक समझ में आ गया? सार्थक अंक की गणना कर ले जाएंगे। चलिए लिख लीजिए। ये बताइएगा 56.00 कितने कितने सार्थक अंक हैं? 4। दशमलव के पहले यदि अशून्य हो तो उसके बाद आने वाले सभी शून्य। छठवां नियम अभी बताया, फिर कैसे तो बोल दिए? कितने हैं? 4। क्यों? दशमलव के पहले अशून्य है ना, उसके बाद जितने भी शून्य है, 1000 शून्य है, वो भी सार्थक में आएंगे। समझे? तो ये अगर हम ये वैल्यू दी गई, इसमें बोले कि 3 अंक क्या है आपके सार्थक है, बाकी निरर्थक है, तो ये यहां तक आपका सार्थक हो, बाकी क्या होगा? तो सार्थक अंक लिखने की जो विधि होती है, बाकी निरर्थक अंकों को हटाना होता है, हटाने का नियम होता है। जैसे मान लो x पॉइंट x दशमलव y z a b c ऐसे कुछ लिखा गया। ठीक है, हमें यहां तक लिखना है, इसके बाद वाले जो है हटाने हैं। अगर इसके बाद 5 से अधिक है ना, 5 से अधिक है, तो ये हो जाएगा x पॉइंट y z प्लस 1। ठीक है, मतलब इस डिजिट में एक हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए ऐसे। और यदि x पॉइंट y z ये 5 से कम हुआ तो कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x y z। क्लियर? अब 5 अगर हुआ x पॉइंट z x y z, अगर ये 5 है तो इस पे विचार करेंगे, z पे। अगर ये सम हुआ, सम संख्या, अगर ये सम अंक हुआ तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, कुछ नहीं जोड़ना है, समझे? और अगर ये विषम अंक हुआ तो 1 जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा ऊपर वाले अंक में हमें यहां तक लिखना है, ये 7 5 से ज्यादा है ना, उसके पहले 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.57। क्लियर हो गया? अभी ये वैल्यू हो 2.5743 और हमें 2 डिजिट तक यहाँ पे लिखना है, दशमलव के बाद 2 डिजिट तक। तो ये वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी? हटाना है। अब ये 5 से कम है ना, तो बिना जोड़े यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये 2.57। समझे ना? अब अगर मान लीजिए ये होता है 2.56 होता, तब भी वो 5 से ज्यादा है, 1 जोड़ देते। 5 की कंडीशन में देखिए, अगर ये 5 7 5 है,
और ये जोड़ना, ये देखना है, यहाँ से हटाना है आपको। 5 4 3 2 है, ठीक है। यहाँ से ये हटाना तो ये 5 है ना। 5 के पहले ये जो अंक है वो विषम है कि सम है? विषम होगा तो ये क्या कर देंगे हम, ये 2.58 हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस यही 2.5653 होता, ये 5 होने पर ये सम है ना, बिना जोड़े लिखते हैं 2.56 होगा। समझे? कोई समस्या है यहाँ पे? अब वैल्यू जब आपको लिखनी होगी, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये लिखने की जरूरत है? याद तो हो गया ना? चलिए ठीक है। सार्थक अंक का यूज कहां पे होता है देखिएगा, सार्थक अंक का प्रयोग कहां पे करते हैं? सार्थक अंक का उपयोग जब भी आप गणना कर रहे होंगे, है ना, गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी होगा, गणना के पश्चात, गणना के एक ही उपयोग यही, एक ही में सब मिला करके लिख दे रहे हैं। गणना के पश्चात प्राप्त फल में उतने ही सार्थक अंक लिखे जाते हैं, उतने ही सार्थक अंक लिखे जाते हैं जितने की सबसे छोटी राशि में होते हैं। ओके, यही एक नियम आप सार्थक अंकों का ये जो है उपयोग। जैसे कहा गया, ध्यान दीजिएगा, एक कमरे की लंबाई, ठीक है, लंबाई 2.5 मीटर, ठीक ना, लंबाई कितना 2.5 मीटर, चौड़ाई 3.678 मीटर नापी गई, ठीक है, नापी गई। ओके, 1 दशमलव रख लीजिए, 1.678 मीटर नापी गई, ठीक। इसका परिमाप, क्या परिमाप, सार्थक अंकों में ज्ञात करो, अंकों में ज्ञात करो। रूल क्या आपने लिखा है, गणना के पश्चात जो प्राप्त फल होगा उसमें उतने ही सार्थक अंक लिखेंगे जितना कि सबसे, क्या कहते हैं आपके, जितना सबसे कम सार्थक अंक होंगे। सबसे छोटी राशि का नहीं लिखेंगे, सबसे कम सार्थक अंक, सबसे कम सार्थक अंक वाली राशि के सार्थक अंक के बराबर लिखेंगे, ठीक है, सार्थक अंक के बराबर अंक लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे कम सार्थक अंक कितना है? 2, है ना। तो जब भी हम गणना कर लेंगे, गणना करने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होगा उसमें भी कितने सार्थक अंक हम लिखेंगे? 2। समझे ना। तो जैसे परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप का 2 गुणे लंबाई घन, चलिए ठीक है। अब लंबाई कितनी है आपकी? 2.5, चौड़ाई कितनी है? 1.678। अब इसका अगर हम करें, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 6 5। जैसे जोड़ना हो तो दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो आप बढ़ा सकते हैं। तो 8 0 8, 7 0 7, 6 5 11, 2 1 3 और 1। अब 2 से गुणा करा लीजिए, 2 8 2 7 14 1, 2 1 कम 2 1 3, 2 4। हमें कितना डिजिट तक लिखना है? 8.3 तक लिखना है। इसके बाद छोड़ना है, छोड़ना जहां से वो कितना डिजिट है? 5। उसके पहले कैसा अंक है? विषम, तो एक जोड़ देंगे ना, सम होता तो नहीं जोड़ते, यानी वैल्यू जो होगी 8। ये आपका मुख्य आंसर है। लेकिन सार्थक अंकों में परिमाप ऐसे लिखेंगे, जब परिमाप इतना निकल जाएगा तो आप लिखेंगे सार्थक अंकों में परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 8.3 मीटर। समझ में आया नहीं? हाँ, एक ऐड कर देंगे सर, एक ऐड कर देंगे। विषम संख्या है, विषम अंक है तो एक ऐड कर देंगे।
कोई दिक्कत यहाँ पे? इसमें एक अपवाद भी आएगा, उसको भी हम बताते हैं, इसको इतना कर लीजिए। वर्ग की एक भुजा है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या है सार्थक अंकों में लिखिए। एक ही राशि दी गई है, इसमें कितने सार्थक अंक है? 2। समझ रहे ना? तो जो आंसर आना चाहिए उसमें सार्थक अंक 2 लिखना ही चाहिए हमको, है ना? चलिए, इसके वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 56 25, क्यों जी? 75 स्क्वायर 56 25 हो जाएगा, 56.25। अब हमारे हिसाब से आंसर यहां तक आना चाहिए, बाकी सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भुजा दी गई थी उसमें कितना है? 2 ही सार्थक अंक है। तो दशमलव के बाद सभी डिजिट को हटा दें। रूल जो हमने बताया उसके हिसाब से यही कह रहा है, 2 ही सार्थक अंक रखने हैं ना। लेकिन जब ऐसी कंडीशन में आए कि दशमलव के पहले ही सभी सार्थक अंक पूर्ण हो जा रहे हैं, तो ऐसा देखेंगे कि जो सबसे कम सार्थक अंक थे उसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक थे? जिसमें सबसे कम सार्थक अंक थे उसमें दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक कितने थे? 1। तो हमारा आंसर भी यही लिखेंगे कि दशमलव के बाद कम से कम कितना सार्थक अंक रहे? 1। जैसे दशमलव के पहले ही जो आपका आंसर निकला है, जो फल प्राप्त हो रहा है, उस फल पे विचार करिए। उसमें दशमलव के पहले उतने ही सार्थक अंक आ जा रहे हैं जितना कि सबसे कम थे। 2 पूरे हो गए, तो हमारा आंसर यहां तक लिखना चाहिए। ऐसे कंडीशन में दशमलव के बाद सारे अंक हमारे क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। समझे ना? तो ये गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद हमें सारे अंकों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, एक संदिग्ध अंक लिखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे कम सार्थक अंक है उसका दशमलव के बाद कितना सार्थक अंक है ये देख लीजिए। 1 है, तो आप अपने आंसर में दशमलव के बाद 1 अंक तक लिखिएगा, बाकी चाहे जितने सार्थक पूरे होगा। बात समझे ना? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 56.2। 5 हटा देंगे, 5 के पहले सम संख्या है ना, बिना जोड़े हटा देंगे। क्लियर हो गया? ये वाला भी याद रखिएगा कि हम हमेशा वही रूल नहीं फॉलो करेंगे कि जितना सबसे कम सार्थक अंक है उतने लिख देंगे, है ना? बाई चांस हमारा आंसर ऐसा आया कि दशमलव के पहले ही सारे सार्थक अंक पूरे हो गए, तो हम दशमलव के बाद कम से कम 1 डिजिट तक जरूर लिखेंगे। समझे ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये सार्थक अंकों का योग क्या कहते हैं, तरीका है। नहीं, वर्ग में नहीं, जहां आपका मान लीजिए ये आता है, जैसे 5.2 हो गया, ठीक है, 5.2 हो गया, और उसके बाद ये लंबाई थी और चौड़ाई मान लीजिए आपका आया 8.7 लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसका अगर परिमाप निकालेंगे तो 5.2 प्लस 8.7 का गुणा करके निकालेंगे 2 से, तो कितना आएगा? 7 2 9 8 5 13, 13.9 हो गया। अब इसका अगर हम 2 से गुणा कराएं 2 9 18, और फिर दशमलव 6 1 7 2 1 2। अब इसमें भी देखो सबसे कम 2 सार्थक अंक थे, उसके पहले ही पूरे हो गए, लेकिन सबसे कम जिसमें सार्थक अंक थे उसके बाद उसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट तक है, इसमें भी हम 1 डिजिट तक लिखेंगे, यानी हमारा ये आंसर सही होगा, 27 नहीं सही होगा। बात समझे ना? क्यों? चलिए कैलकुलेशन का कुछ और तुम लोगों को बताते हैं। एक और समझ लेते हैं, कोटिमान, ठीक है। कोटिमान किसे कहते हैं? 10 की घात में व्यक्त मान क्या कहलाता है आपका? कोटिमान कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा है। और कोटिमान जो है, कोटिमान निकाला कैसे जाता है, गणना कैसे की जाती है इसकी? 10 की घात में व्यक्त मान ही क्या होगा? कोटिमान होगा, ठीक है। व्यक्त मान ही क्या होगा आपका? कोटिमान। परंतु यदि 10 की घात के पहले दिया गया मान
3.14 से कितना 3.14 से अधिक हो तो 10 की घात में एक जोड़कर क्या निकालते हैं हम, कोटि मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझे? 10 की घात में व्यक्त मान ही क्या होता है आपका, कोटि मान। परंतु यदि 10 की घात के पहले दिया गया मान 3.14 से अधिक हो तो 10 की घात में एक जोड़कर क्या प्राप्त करेंगे हम, कोटि मान। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपका ये दिया गया 2 × 10 की घात -17, इसका अगर कोटि मान निकालना होगा तो जो 10 की घात में व्यक्त है वही कोटि मान है आपका, यानी 10 की घात -17। परंतु अभी ये दिया होता 5 × 10 की घात -21, तो कोटि मान कितना हो जाता है इसका, 10 की घात -21 में एक ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -20। एक ऐड करेंगे, एक ऐड करने का मतलब +1 करेंगे, ऐसा नहीं कि अब वो माइनस है तो घट जाएगा ना, समझ में आया? कब क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो 5 है वो 3.14 से क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया? कोटि मान निकालना भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अब इसके हमको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, है ना? देखिए कल का हमारा एक टॉपिक होगा गणना, है ना, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा फिजिक्स में, है ना? इस पे विचार कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें गणनाएं करनी होती है ना? तो गणना करने का जो पहला आपका नियम है कि उनका आप सार्थक अंकों को समझ लीजिए अच्छे से, है ना? जितने सार्थक अंक हो उसको समझ लीजिए अच्छे से, समझे ना? उनको राउंड ऑफ वगैरह करके आप आंसर निकाल लीजिए। दूसरा आप समझ लेंगे क्या, कोटि मान, ठीक है? तीसरा आपको गुणा भाग जोड़ घटाव भी आना अच्छे से चाहिए, समझे ना? जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो ज्यादातर जो है दशमलव के बाद 2 डिजिट तक कहते हैं लोग निकालिए मान। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट तक या 1 डिजिट तक हम वैल्यू निकालते हैं, वहां पे ध्यान ये नहीं देंगे कि आपका क्या है, सार्थक अंक है या क्या है। अच्छा, गुणा करने का जैसे नियम, पहाड़ा आप लोगों को जितना ज्यादा याद होगा उतने अच्छे से आप गुणा कर पाएंगे, ठीक है? पहाड़ा सबको कितने तक याद है, 20 तक, 25 तक याद है? नहीं, अगर आपको 20 तक, चलिए आपको आगे ऐसे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं जिसमें स्पीड अगर मांगता है तो कैलकुलेशन के लिए आपको पहाड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और 99 तक पहाड़ा याद करिए, है ना? जब तक आप 99 पंचे आप जो है गुणा करके निकालेंगे, और जिसको याद रहेगा तुरंत वैल्यू नहीं रख देगा। मिनिमम 30-35 सेकेंड आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, और जिसको 99 पंचे याद है तुरंत वैल्यू नहीं रख दिया उसको 1 भी सेकेंड लगेगा। 20 सेकेंड का अंतर पड़ जाएगा तुम्हारे आंसर देने में और उसके आंसर देने में। 20 तक नहीं, लेकिन लगभग तब भी आप लोग 49 तक पहुंचिए, 100 तक, 99 तक नहीं, 49 तक। कैलकुलेशन में आपको स्क्वायर बहुत मिलता होगा, जैसे 97 स्क्वायर हो गया, 33 स्क्वायर हो गया, ये सब कुछ स्क्वायर मिलता है। स्क्वायर करने का आप लोग जो है याद कर लीजिए, बाई चांस याद नहीं होता है तो थोड़ा सा इजी हम कर देते हैं। स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट, चाहे जितने डिजिट का है उसका स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, ये ध्यान रहे, ये हमने जो खाना बनाया हुआ है इस खाने में 2 डिजिट लिखना है ना? अभी मान लीजिए कि 91 का स्क्वायर हमें करना होता, ठीक है? तो 9 9 1 का 1 होता, उसके साथ एक हम क्या लगा लेते, 0, वहां 2 डिजिट बनाना है। फिर जो आपको नंबर दिख रहे हैं इस पे उन सबका गुणा करा लो, 9 एकम 9, 9 दूना 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये एक अंक कैंसिल करके जोड़ लीजिए 8, 2 मैम बस 1 मिनट, 82 81, ठीक है? और ये फिर आपका एक अंक कैंसिल कर लीजिए, 9 7 63 दूना 126, हाँ 63 दूना कितना हो जाएगा, 126। अब ये अंक 9 6 4 10 2 1 3 1 4 8 1 9, है ना? किसी का भी स्क्वायर निकालना है, 77 स्क्वायर निकालना है, 7 7 49 दूना 98,
हाँ सही है, हाँ सही तो है, लेकिन अब वैसे ही करोगे ना, तुरंत निकालने का हम बोले ना, पहाड़ा याद करो वहां तक पहुंचाओ। ठीक है, ये 9 हो गया, 8 4 12 9 9 18 1 19 4 कितना हो गया, हाँ 59 49। ठीक है, मान लीजिए तुम्हें 121 का या 125 का स्क्वायर निकालना होगा, तो 125 का 12 का स्क्वायर पता होता है, 5 का स्क्वायर 12 पंचे 60 गुने के, जितना लोग है वो करना, 12 पंचे 60 गुना 100, एक अंक कैंसिल करके 120 लिख 5 2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 4 2 6 5 156 25 15,625। ठीक है, 5 वाले डिजिट का तुमने नियम लगाया था क्या यहाँ पे, जिसके लास्ट में 5 डिजिट होता है उसका भी स्क्वायर बहुत आसानी से हो जाता है। 95 जैसे स्क्वायर करना है ना, जैसे इसका स्क्वायर करना है तो आपका 55, ठीक है, इसका आप 95 गुणे 95 लिखोगे ना, स्क्वायर करोगे, इसका 55, इसमें एक डिजिट जोड़ लो 10, बगल वाले में एक डिजिट जोड़ लिया जाता है, 9 1 कितना हो गया 10, 10 9। ये वाला सबके लिए नियम है ना, ये वाला जो हमने बताया है ये सबके लिए है, और ये सिर्फ किसके लिए है, जिसके आधार में 5 हो। जैसे 35 का स्क्वायर करना हो तो इसको मुझे बता सकते हो, 4 3 12 25, 3 1 4 4 3 कितना हो जाएगा 12 25। 75 का स्क्वायर करना है तो 56 25, है ना, क्यों जी, 95 का स्क्वायर करना है तो 90 25, 10 9 90 5 और 90 और इसका कितना हो जाएगा 25 ना, 65 स्क्वायर करना है तो 42 25। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोगों को क्या बताएंगे, जल्दी करवाएंगे, है ना, तो इस पे कल और चर्चा करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन और कल आसान करवाते हैं आप लोगों को। ठीक है।